तो हमने जो स्टार्ट किया था वो ये था कि ट्रांसफर प्राइसिंग कहाँ कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, कहाँ पे गार होता है, कहाँ पे स्पेसिफिकली प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं, उतनी चीज हमने कर ली थी। जिसमें मैं अगर मेरे शॉर्ट में बोलूँ तो सबसे पहले मैंने ये बोला था 92B। 92B है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कि वन एटलीस्ट टू एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजैक्शन होना चाहिए। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कुछ भी हो सकता है, सेल हो सकता है, परचेस हो सकता है, या फिर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट शेयरिंग हो सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ट्रांजैक्शन अगर दो एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में एटलीस्ट एक नॉन रेसिडेंट है, मैं उसको इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बोलूंगी। और अगर ये आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है तो मुझे उसको ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस अप्लाई करने होंगे और उसको आर्म लेंथ प्राइस पे लेके आना पड़ेगा। ठीक है। इसमें और हमने क्या देखा था मैम, आर्म लेंथ प्राइस पे तब लाना जरूरत नहीं है जब 3% या 1% का ही डिफरेंस हो। 3% वॉज रिलेटेड टू ट्रेडिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग होलसेल से रिलेटेड इट वॉज 1। हाँ। फिर इसके बाद हमने ये भी देखा था मैम कि 5 मेथड भी हैं। अभी हमको नहीं पता वो 5 मेथड क्या होती है, बट हाँ कुछ तो 5 मेथड्स है जिसमें आपको बोला है आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड लिखना पड़ेगा जब भी मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी सॉल्व करूं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले मुझे बताना पड़ेगा क्या ये दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज है तो क्यों एसोसिएट एंटरप्राइज है। उसके बाद अगर एसोसिएट एंटरप्राइज है तो क्या दोनों के बीच का जो ट्रांजैक्शन है वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। अगर ये सारी चीजें होती तो बोलोगे ये एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन बिटवीन द एसोसिएट एंटरप्राइज है जो आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है, इसलिए ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं और हम डैश 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 जो भी होगी वो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड क्या करते हैं इस पे अप्लाई करते हैं। ये हमने करा था। फिर इसके बाद हमने देखा था कि मैम थोड़ा सा ये भी समझा था कि व्हाट इज एसोसिएट एंटरप्राइज, जिसमें कुछ कुछ परसेंटेज थे और वो परसेंटेज में था सबसे छोटा वाला था अगर आपने गारंटी दी है अपने एसोसिएट एंटरप्राइज को ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल बोरोविंग ऑफ दैट अदर एंटरप्राइज तो भी आप एसोसिएट हो। या फिर अब एक पॉइंट याद रखना, 26% वोटिंग पावर तो है। यहाँ पे मैंने यूज नहीं किया वर्ड डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, इस जगह मैंने ये वर्ड यूज नहीं किया था डायरेक्टली इनडायरेक्टली। वो वर्ड सिर्फ कहाँ पे यूज होता है, यहाँ पे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और ये तुम्हारा जुलाई 21 के क्वेश्चन में इसी चीज को यूज किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली को, सिर्फ एक वर्ड डायरेक्टली इनडायरेक्टली के वर्ड को यूज करके उन्होंने यहाँ पे क्या किया था, क्वेश्चन फ्रेम किया था। यू मस्ट राइट जुलाई 21 ओवर दैट, एटलीस्ट जब हम आगे चल के चीजें कंप्लीट करेंगे यू विल रेफर दैट क्वेश्चन। ठीक है मैम। 51% पे क्या था, 51% पे था सामने वाले की जो असेट की बुक वैल्यू है उसकी बुक वैल्यू का 51% और मोर अगर मैं ही उसको लोन्स एंड बोरोविंग दे रही हूँ तो भी क्या है वो मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज। और यहाँ पे मैम दो कंडीशन थी, रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट एंड प्राइस इन्फ्लुएंस। प्राइस इन्फ्लुएंस। मैम अगर इवन तो 90% और मोर का रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट आई एम कंप्लाइंट, लेकिन सामने वाला जो पर्सन है ना वो क्या कर रहा है, म्यूचुअली डिसाइड करता है प्राइस, तो फिर यहाँ पे ये एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है। और 100% था नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट फ्रेंचाइजी, इन पे डिपेंड करते हो, तो ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी करके रखी है। ठीक है। अब आगे चलते हैं और आते हैं हम किस पे, और हमारे एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशंस पे आते हैं। हम अभी अभी हमने क्या क्या किया, ये वाली एसोसिएट एंटरप्राइज कर ली, 51% कर लिया, गारंटी वाली बातें कर ली मैम। यहाँ पे और क्या कर लिया, ये 90% और मोर का रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट कर लिया। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दे के रखा है, जो क्वेश्चन आईसीआई देता है ना वो यहाँ पे ये क्वेश्चन के फॉर्म में ऑलरेडी है कि प्राइस अगर म्यूचुअली डिसाइड किया है तो वो एसोसिएट एंटरप्राइज नहीं है, दोनों कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है। ठीक है। अब अपन आते मैम, क्या होली वाला भी कर लिया। हाँ मैम, होली मैम 90% डिपेंड करते हैं नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट पे। इफ यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ वर्ड होली मतलब 100% करोगे तभी क्या होगा, ये आपका एसोसिएट होगा, अदरवाइज ये एसोसिएट नहीं है। अब यहाँ पे आते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पे। मैम अगर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज के ग्रेटर देन 50% के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है, या फिर और कोई भी एक एग्जीक्यूटिव मेंबर अपॉइंट करता है,
या तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ग्रेटर देन 50% अपॉइंट कर रहे हो, या फिर एक एग्जीक्यूटिव मेंबर को अपॉइंट कर रहे हो, दिस इज और। या तो एक एग्जीक्यूटिव मेंबर अपॉइंट करते हो, ग्रेटर देन 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हो, तो एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में 50% के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करे, या फिर क्या करे, कोई एक एग्जीक्यूटिव मेंबर अपॉइंट करे डायरेक्टली, तो क्या हो जाएगा, ये एसोसिएट एंटरप्राइज है। अब मेरे को इसमें थोड़ी सी बात करनी पड़ेगी। जैसा कि मैंने बोला, एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा है। एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में क्या कर रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहा है। मैम सपोज करो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं, 8। कितने टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हैं, 8। और ये एंटरप्राइज यहाँ पे अपॉइंट करता है ओनली 4 डायरेक्टर, तो कैन आई से इट इज एन एसोसिएट एंटरप्राइज। तो मैम यहाँ पे एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर रहा है, टोटल डायरेक्टर्स यहाँ पे 8 और हम 4 डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, तो क्या ये मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज होगी? पीयूष, नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वो वर्ड तुम मेरा फोकस नहीं कर रहे थे। वो कौन सा वर्ड था? मोर देन 50। मोर देन 50। और ये क्वेश्चन अगेन कहाँ पे तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में है? आईसीआई ने स्पेसिफिकली 8 डायरेक्टर्स लिए, जिसमें से अपॉइंट तुम सिर्फ 4 डायरेक्टर करते हो। हम लोग को याद जनरली क्या रहता है, ग्रेटर देन इक्वल टू, और उसने वो कहाँ पे खेला है, वो इक्वल टू पे ही खेला है, और वो एसोसिएट एंटरप्राइज यहाँ पे नहीं है। तो यू शुड ऑल्सो फोकस कि वो एसोसिएट नहीं होगा। अब दूसरा कंडीशन और क्या हो सकता है मैम? एक एंटरप्राइज है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हम अपॉइंट करते हैं, और ये एंटरप्राइज बी है, इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हम ही अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे भी ग्रेटर देन 50% अपॉइंट करते हैं, यहाँ पे भी ग्रेटर देन 50% अपॉइंट करते हैं। क्या आपस में ये दोनों एंटरप्राइज एसोसिएट होंगी? कॉमन, जिसको बोलते हैं ना हमारी कॉमन होल्डिंग, सिर्फ 2 ही पॉइंट पे तुम्हें कॉमन होल्डिंग मिलेगी। एक वो 26% वाला वोटिंग पावर, और दूसरा ये रहा हमारा मोर देन 50%, जहाँ पे हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं। ओनली एट दिस 2 प्लेसेस यू विल फाइंड कि यहाँ पे कौन सा रिलेशन चल रहा है तुम्हारा, कॉमन होल्डिंग। और एंटायर एसोसिएट एंटरप्राइज की किसी डेफिनेशन में ये कॉमन होल्डिंग कहीं और नहीं है। ठीक है, आया? तो अभी तक हमने क्या क्या कर लिया? अभी तक मैम वो 26% वाली बातें हो गई, 51 की हो गई, गारंटी वाली हो गई, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की हो गई, और ये समझ में आया ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट रिलेशनशिप जो कॉमन होल्डिंग वाला बोल रहे वो 2 ही जगह है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पॉइंट में और 26% और मोर वोटिंग पावर के पॉइंट में, और कहीं नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्या है? अब यहाँ पे बोलते हैं गुड्स आर्टिकल मैन्युफैक्चर और प्रोसेस बाय वन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज गुड्स वगैरह बना रही है, एक एंटरप्राइज क्या कर रही है, गुड्स वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। तो एक एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग करती है गुड्स की, एंड वो सेल करती है दूसरे एंटरप्राइज को। एंड मैंने इसको सर्कल क्यों किया, यू वुड बी अंडरस्टैंडिंग 2 कंडीशन है, एक का बनाना और सेल करना ठीक है, एंड टर्म्स एंड कंडीशन कौन डिसाइड करता है? दूसरा एसोसिएट एंटरप्राइज। तो इन्फ्लुएंस कोई और कर रहा है। मैं बना रही हूँ, मैं तुम्हें सेल कर रही हूँ, लेकिन तुम बता रहे हो कि मैं इतने पे खरीदने के लिए रेडी हूँ, नहीं तो नहीं लूंगा। मतलब कहीं ना कहीं तुम्हारा सब्सटेंशियली इन्फ्लुएंस मेरे पे आ रहा है। तो क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं एक बनाता है और दूसरा टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करता है। तो तुम क्यों डिसाइड कर रहे हो टर्म्स एंड कंडीशन? कुछ तो है कि तुम मुझे दबा सकते हो। तो ये क्या हो गया फिर से मेरे लिए एसोसिएट एंटरप्राइज। अब इसमें एक चीज, क्या यहाँ पे कोई परसेंटेज है? नहीं, यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं है। वो स्पेसिफिकली बोल देंगे गुड्स हैव बीन सोल्ड बाय वन एंटरप्राइज टू अनदर एंटरप्राइज एंड टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइडेड बाय अनदर एंटरप्राइज। तो तुम्हें समझना पड़ेगा कि ये क्या है, मेरी एसोसिएट एंटरप्राइज। तो मैम यहाँ पे भी गुड जैसे एक पहले वाला एक इससे पहले भी एक पॉइंट आया था जिसमें 90% ऑफ रॉ मटेरियल वाला पॉइंट था, तो वहाँ पे भी प्राइस इन्फ्लुएंस था। तो हर जगह यहाँ पे म्यूचुअली वाला आएगा मतलब। यहाँ पे फिनिश गुड्स की बात चल रही है। हाँ ठीक है, यहाँ पे फिनिश गुड्स की बात चल रही है, वहाँ पे रॉ मटेरियल था, वहाँ पे 90% का था वो, है ना, लिमिट थी 90% की।
तो मतलब हर जगह यहाँ पे भी ये होगा कि जैसे वहाँ पे रॉ मटेरियल वो खरीदी थी उससे, तो हर जगह यहाँ पे म्यूचुअली डिसाइड होगा प्राइस। अगर म्यूचुअली डिसाइड हुआ तब तो कोई बात ही नहीं है ना कि हमने दोनों की बातें मानी। म्यूचुअल ठीक है। मतलब तुम भी अग्री करते हो, मैं भी एग्री करती हूँ, बट ओके। सामने वाला मुझे डिसाइड करके बता रहा है कि ऐसा होगा, तो कहीं ना कहीं ही तो इज गलत है। इन्फ्लुएंसिंग मी। ठीक है, ठीक है। चलो। नाउ द लास्ट पॉइंट, कंट्रोल। ठीक है, तो ये कंट्रोल में क्या है मैम? कंट्रोल में ये बोलते हैं, अगर एक एंटरप्राइज एक इंडिविजुअल कंट्रोल करता है, मेरी एंटरप्राइज मैं एज एन इंडिविजुअल कंट्रोल करती हूँ, और दूसरी जो एंटरप्राइज है, दूसरी एंटरप्राइज वही इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है या फिर उसके रिलेटिव्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो एक एंटरप्राइज अगर इंडिविजुअल कंट्रोल करता है, दूसरी एंटरप्राइज या तो इंडिविजुअल खुद कंट्रोल कर रहा है या उसके रिलेटिव्स कंट्रोल कर रहे हैं या दोनों मिलके कंट्रोल कर रहे हैं, बात तो वही हो गई ना, ये एंटरप्राइज भी मेरा, वो एंटरप्राइज भी मेरा, तो आपस में तो इन्फ्लुएंस रहेगा ही रहेगा। तो व्हेन वन एंटरप्राइज इज कंट्रोल्ड बाय इंडिविजुअल, दूसरे एंटरप्राइज या तो इंडिविजुअल कंट्रोल करता है या उसके रिलेटिव कंट्रोल करते हैं या फिर आपस में ज्वाइंटली ये लोग कंट्रोल करते हैं, इट इज सेड टू बी एसोसिएट एंटरप्राइज। आया समझ में? क्योंकि आपस में तुम खुद ही तो हो जो खेल रहे हो। ठीक है, इसके अलावा मैम एक एंटरप्राइज, फर्म, एओपी एक एंटरप्राइज है, चाहे वो एज अ फर्म हो या फिर एओपी हो, मुझे उससे मतलब नहीं, कोई एंटरप्राइज है, ये रही एक एंटरप्राइज, ये एंटरप्राइज फर्म है। ठीक है, ये एंटरप्राइज क्या है? फर्म। इससे मुझे ग्रेटर देन इक्वल टू 10% का क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिल रहा है। मुझे इंटरेस्ट वहां से कितना मिल रहा है? 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी क्या मानी जाएगी? तुम्हारी एसोसिएट एंटरप्राइज। तो कोई बाहर की एक फर्म है, वो तुम्हें 10% इंटरेस्ट देती हो, तुम उससे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, तो ये एसोसिएट एंटरप्राइज है। डोंट गेट कंफ्यूज, ये सिर्फ रिलेशन बना रहे हैं, हर बार जरूरी नहीं है कि ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस भी एप्लीकेबल होंगे। ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन तो तब अप्लाई होंगे जब तुम आमलन प्राइस पे नहीं चल रहे। यहाँ तो सिर्फ उनने बताया कि ये सारी चीजें हमारे लिए रिलेशन है। तुमको किसी फर्म या एओपी से, एसोसिएशन ऑफ पर्सन से 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तुम लोग रिश्तेदार हो, बस वो अभी ये बोलने की कोशिश कर रहा है यू आर रिलेटिव, यू आर एसोसिएट, तुम एक दूसरे से जुड़े हुए एसोसिएटेड हो। अंडरस्टूड दैट? अब हम्म, इसमें 10% की हिस्सेदारी है, मतलब कि मेरी फर्म या एओपी में 10% की हिस्सेदारी है। हम्म तो इंटरेस्ट मीन्स व्हाट? मेरा फायदा, मुझे कहीं ना कहीं मेरा शेयर है उसमें, ऐसा। ठीक है। ठीक है, और क्या हो सकता है मैम इसके अलावा? एक एंटरप्राइज टोटल इंटरेस्ट का 10% या 10% फिगर्स में? 10% परसेंटेज ओवरऑल, अगर वहां पे 10 करोड़ है तो मुझे उसका 10% मिलता है, ऐसा। मेरा जो हिस्सा है उसमें कितना है? कम से कम 10% तो मेरा ही हिस्सा है। फर्म के टोटल इंटरेस्ट का। हाँ, तो मान के चलो कि तुम क्या हो, तुम लोग आपस में एसोसिएटेड हो, जुड़े हुए हो। ठीक है, अब एक एंटरप्राइज कंट्रोल करता है एचयूएफ। ठीक है, एक एंटरप्राइज मेरा ही एचयूएफ कंट्रोल कर रहा है और दूसरा एंटरप्राइज या तो फिर से वही एचयूएफ के मेंबर्स या फिर उसके रिलेटिव्स, तो तुम ही तो हो। या एक एंटरप्राइज मेरी एचयूएफ ने बनाई है, दूसरी एंटरप्राइज मेरे एचयूएफ के मेंबर्स का कंट्रोल करते हैं, या फिर मेंबर्स और रिलेटिव मिलके कंट्रोल करते हैं, तो जो भी हो आपस में तुम ही तो हो। तो ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती है? तुम्हारा एसोसिएट एंटरप्राइज बनाती हैं। अब मैं एक ऑडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और ये तुमको मैं शेयर कर दूंगी। विद इन, मेरे को चाहिए 2 मिनट के अंदर कोई बोल दे कि एसोसिएट एंटरप्राइज क्या, तो मुझे 2 मिनट या 1 मिनट के अंदर बोलते आना चाहिए। ठीक है, यू कैन जस्ट म्यूट योरसेल्फ, तुम लोग मत बोलना बीच में। चलो, तो सबसे पहले ट्रांसफर प्राइसिंग जो है, ट्रांसफर प्राइसिंग का प्रोविजन एप्लीकेबल होता है अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, मतलब एसोसिएट एंटरप्राइज के बीच में ट्रांजैक्शन है और एक नॉन रेसिडेंट होना ही चाहिए, तब इसको हम बोलेंगे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस आर एप्लीकेबल। एसोसिएट एंटरप्राइज किसको बोलेंगे? सबसे पहले 26% और मोर का डायरेक्टली इनडायरेक्टली वोटिंग पावर अगर आप होल्ड करते हो एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज में, तो उसको एसोसिएट एंटरप्राइज बोलते हैं। इसमें कॉमन कंट्रोल भी आता है। दूसरा, अगर आप ग्रेटर देन इक्वल टू 51% का क्या देते हो, उसको बोरोविंग देते हो उसकी बुक वैल्यू के हिसाब से, तो भी आप क्या हो? एसोसिएट एंटरप्राइज। तीसरा, अगर आप गारंटी प्रोवाइड करते हो ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल बोरोविंग ऑफ दैट अनदर एंटरप्राइज, तब भी आप क्या हो? एसोसिएट एंटरप्राइज।
चौथा, अगर आप ग्रेटर देन 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसके अपॉइंट करते हो, या फिर पॉइंट टू बी नोटेड, या फिर और उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स को आप अपॉइंट करते हो, तो भी आप क्या हो, एसोसिएट एंटरप्राइज, और इसमें भी कॉमन कंट्रोल वाली बात आती है। या फिर आप क्या करते हो, 90% का रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट उसका कंप्लाई करते हो एंड प्राइस इन्फ्लुएंस बाय अनदर एंटरप्राइज, तो भी ये क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज है। या फिर नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, फ्रेंचाइजी, ट्रेडमार्क, अगर आप 100% मतलब होली डिपेंड करते हो दूसरे एंटरप्राइज पे, तो भी आपका क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज है। आप मैन्युफैक्चर करते हो एक आर्टिकल को, और उन आर्टिकल को आप बेचते हो, लेकिन प्राइस एंड कंडीशंस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अनदर एंटरप्राइज, वो भी आपका एसोसिएट एंटरप्राइज है। एक एंटरप्राइज आपने बनाई है, मतलब आप इंडिविजुअल आप कंट्रोल करते हो, दूसरी एंटरप्राइज को या तो इंडिविजुअल कंट्रोल करता है या उसके रिलेटिव कंट्रोल करते हैं, या फिर ज्वाइंटली दोनों कंट्रोल करते हैं, इसको भी क्या बोलते हैं, एसोसिएट एंटरप्राइज। या फिर एक एंटरप्राइज एचयूएफ ने बनाई और दूसरी एंटरप्राइज एचयूएफ या उसके रिलेटिव या फिर ज्वाइंटली ये लोग क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, वो भी क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज जो सामने वाली एंटरप्राइज है, चाहे फर्म हो या एओपी हो, आपको नॉट लेस देन 10% का इंटरेस्ट अगर वहां से मिलता है, या फिर आपका इंटरेस्ट वहां पे 10% का है, तो भी आप क्या हो, एसोसिएट एंटरप्राइज हो। ठीक है, तो इस केस में क्या लगेगा, एसोसिएट एंटरप्राइज ये माना जाएगा, और आपके ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे अगर आर्म लेंथ प्राइस पे ट्रांजैक्शन नहीं है तो। अब मेरे को एक चीज बताओ, 2 दिन लगे अभी, कल और आज, एग्जैक्टली 2 मिनट्स 15 सेकेंड, तो इसको तुमको हैबिट में लाना चाहिए। एंड ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई सुपर नेचुरल पावर है, कुछ भी नहीं है, इट्स ओनली द पावर ऑफ रिविजन। जितना रिवाइज करोगे डीटी, यू विल फाइंड कि तुमको दिमाग में ऐसा बैठेगा कि ये कीवर्ड्स ही तो है जो मैं बोल रही हूँ। हैव आई डन एंटायर एक एक वर्ड टू वर्ड रीडिंग? नहीं, आई हैव जस्ट पिक द कीवर्ड्स। और तुम्हें पता है ये जो चार्ट बने सब कीवर्ड को यूज करके ही बने, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, कोई चीज एक्स्ट्रा नहीं है। दिस इज वॉट यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम, डीम्ड इंटरनेशनल में क्या क्या लिखना है वो सब सिर्फ कीवर्ड्स के थ्रू आई हैव मेड। आया? ठीक है, अब आगे बढ़ सकते हैं। अब Yes, एक sir. चीज, ये क्या लिखा है तुम बताओ मुझे, ये मैंने ये जो बॉक्स में लिखा है ये क्या है? तो वो जो आपने कल वो बात बताई थी मैम, कि जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग का जो क्वेश्चन आएगा उसे स्टार्ट करने से पहले जो हमें 92A 92B 92C का जो रेफरेंस देना है, वही बात लिखी है थी। यस, तो बेसिकली ये वही चीजें जो मैं तुम लोग को बोलती जाऊंगी, यू विल फाइंड। देखो बस ये प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा डिलेड रहेगा ड्यू टू द हेल्थ कंडीशन, बट या ये सारी चीजें इसमें लिखी हुई रहेंगी। जो मैंने बोला है तुमको वो यहाँ पे क्या रहेगा, लिखा हुआ सब कुछ मिलेगा, बट तुमको क्या करना है, तुम्हें नोट्स नहीं बनाने, तुम्हारा काम सिर्फ इतना है, रिकॉल कर करके सिर्फ स्क्रिबल करते हुए अपने आप को रिकॉल करवाओ, तुम नोट्स मत बनाओ। कुछ नोट्स मेरे जो बोर्ड नोट्स होंगे वही तुम लोग को मिल जाएंगे, तो तुम लोग को नोट्स की चिंता नहीं करनी, तुम्हें सिर्फ चिंता करनी है रिकॉल सेक्शन की। ठीक है, अब जो करने वाले ना कतई इम्पोर्टेंट है, इसके बिना जीवन में मतलब समझो कि कुछ नहीं है, ये आना है 90%। ठीक है, ऐसा वाला ये अब कॉन्सेप्ट है, और बहुत इजी है। मैं बताऊं, तुम ये समझो अब तुम क्लास 11th में जानने वाले हो, इतना इजी कॉन्सेप्ट है एक्चुअल में ये। तो जस्ट फोकस है, और लिखने की कोशिश मत करना, सिर्फ इस पे फोकस करना है, यू विल फाइंड कि सब मक्खन है। ठीक है, चलो पीयूष आ जाओ इधर। अब सबसे पहले हम आते हैं किसके ऊपर, मैम आपने कहा था, क्या कहा था कि अगर एक एसोसिएट एंटरप्राइज ट्रांजैक्शन करता है किसी और एसोसिएट एंटरप्राइज के साथ, जिसमें से अगर कोई एक नॉन रेसिडेंट है, अगर क्या है कोई एक नॉन रेसिडेंट है, तो मैम आपने क्या बोला था कि ये एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। ये क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। हाँ ये मैंने बोला था, ठीक है, ये हो गई बात। अब क्या, अब इस कहानी से आगे बढ़ना पड़ेगा। मैम दिस इज एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, बट पता है क्या हुआ, ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ना, वॉट एवर सेल्स परचेज जो भी था, ये वो दिन आ गया जब अब हम बोल सकते हैं कि ये किस पे नहीं है, आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है। अब ये आर्म लेंथ प्राइस पे अगर नहीं है तो क्या करेंगे, अगर ये अब आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा।
अगर ये आमलन प्राइस पे नहीं है तो मैम मेथड लगानी पड़ेगी। आपने सिखाई है कुछ तो होता है कप मेथड, पता कुछ नहीं है बट होता है, कप मेथड है। आपने बोला था रिटेल सेल प्राइस की भी कुछ मेथड है, पता कुछ नहीं है बट होता है, ठीक है। और आपने बोला था कॉस्ट प्लस मेथड भी आएगी, यहाँ भी पता कुछ नहीं है बट होता है। मैम आपने कहा था प्रॉफिट शेयरिंग भी आएगा, और एक TNM मेथड, इसको हम अलग ही रखते क्यों, क्योंकि बहुत ही काम की नहीं है, काम की इन द सेंस इसमें कुछ बताना नहीं है मुझे, बस है ये मेथड ऐसा है। अब आप सबसे पहले मेरे को तो बेस बताओ, हमको ये समझना ही नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, जस्ट हमको तो बेस चाहिए कि इसका बेस क्या होता है। कप का फुल फॉर्म क्या है? कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस, ठीक है। मैम रिटेल सेल्स प्राइस मेथड, तो रिटेल याद रखो, रीसेल प्राइस। मैम ये क्या है? कॉस्ट प्लस, और ये क्या है? कुछ तो है जो प्रॉफिट शेयरिंग है, ऐसा कुछ है, अभी इसको ज्यादा हम अभी फोकस नहीं कर रहे। इसमें क्या करोगे? इस पे फोकस करेंगे। तुम ही बताओ इसका मतलब क्या समझ पा रहे हो देख के। कंपेरेबल क्या करना होगा इसमें? रिलेटेड जो अपने प्रोडक्ट सेल किया उससे कंपेयर कर सकते हैं। बस एक वर्ड मुझे समझ में आया तुम्हारा, क्या मैं यही बोलूं? कुछ तो कंपैरिजन करना है, ये कंपेयर करना है। यहाँ पे क्या करना है मैम? हमने खरीद के रीसेल किया है, तो कुछ तो रीसेल से है। तो यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, यहाँ किसी से मैंने एक प्रोडक्ट खरीदा, और ये खरीद के इस प्रोडक्ट को हम क्या कर रहे हैं? रीसेल कर रहे हैं। तो यहाँ पे होगा तुम्हारा बैक कैलकुलेशन। कुछ है यहाँ पे जिसमें हम क्या करेंगे? बैक कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ क्या करोगे? अरे ये तो मार्कअप मेथड है मैम, AMA में भी बहुत पड़ी है, SEMP में भी बहुत पड़ा है ये मार्कअप मेथड। क्या होता है मार्कअप मेथड? पहले पूरा कॉस्ट कैलकुलेट करो, एग्जैक्टली, और फिर इसमें क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंटेज ऐड कर देंगे। तो इतना ही सिंपल है, एक्चुअल में भी ये इतना ही सिंपल है। अब इसको आप किससे कंपेयर कराओगे? इसको कंपेयर करवाना चाहती हूँ मैं बैंक रिकंसिलेशन से। कभी तो पढ़ा है जीवन में, अगर तुमने कॉमर्स लिया था तो बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट वाले ही हम हाथ चलाएंगे यहाँ पे। यहाँ पे तो बोला ही है बैक कैलकुलेशन, और यहाँ तो कॉस्ट प्लस मतलब SEMP, ये तो हमारे लिए ऐसा हो गया, ठीक है। चलो अब मेरी बात समझना। अब मेरे को इतनी सी बात से जो समझानी ना, सिर्फ यहाँ ध्यान रखना, हम हाथ ही लाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। मैम आपने बोला कंपेरेबल मतलब कंपैरिजन करना है, किससे कंपेयर करोगे? तो मैं कंपेयर करूंगी, मैंने किसी को सेल किया होगा, एक होगी मेरी रिलेटेड पार्टी, मैंने किसी को सेल किया होगा, एक होगी मेरी अनरिलेटेड पार्टी। तो हम क्या कर रहे हैं? कंपैरिजन कर रहे हैं। एक है रिलेटेड पार्टी, उसको सेल करके मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, एक अनरिलेटेड पार्टी है, उसको सेल्स करके मैं क्या कर रही हूँ? कंपैरिजन कर रही हूँ। बस इतनी कहानी। अब क्या होगा? आवाज आ रही है ना? यस मैम, आ रही है। अब क्या होगा? सबसे पहले आई एम लुकिंग टू रिलेटेड पार्टी, ठीक है। अब रिलेटेड पार्टी के साथ क्या हुआ? इन्फ्लुएंस तो वहीं पे है, कहीं ना कहीं क्या इन्फ्लुएंस वहीं पे। तो बोलते हैं सुनो, तुम हम पे हमेशा शक मत किया करो, हमेशा डाउट करते हो उन पे। भाई रिलेटेड पार्टी को डिस्काउंट दिया मैंने, बट इसलिए दिया क्योंकि क्वांटिटी ज्यादा ली है उसने, मतलब वो बोल रहा है जेन्यून है, मैं जेन्यून हूँ। कुछ चीजें जेन्यून भी तो होगी, वो बोलेगा तुम हमेशा डाउट करते हो। ये देखो कि सामने रिलेटेड पार्टी को मैंने डिस्काउंट इसलिए दिया, वो 1 लाख यूनिट्स खरीद रहा है, ये अनरिलेटेड पार्टी को देखो 1000 यूनिट खरीद रहा है मुझसे। तो दिमाग में पहली चीज क्या डालनी है? एक एडजस्टमेंट डिस्काउंट का आएगा, ठीक है। पहला एडजस्टमेंट डिस्काउंट का, और डिस्काउंट के एडजस्टमेंट में चेक करना ही करना क्या कौन बल्क ले रहा है, ठीक है। दूसरा आएगा, क्या एडजस्टमेंट आएगा? बोलेगा रिलेटेड पार्टी का प्राइस इसलिए ज्यादा है क्योंकि उसको मैंने दिया है CIF पे, उसने इंश्योरेंस भी है, उसने फ्रेट भी जुड़ा है, ये तो देख लो मैं जेन्यून हूँ, वहां पे इंश्योरेंस है, वहां फ्रेट है। तुम अनरिलेटेड को यहाँ पे देखो, FOB पे दिया है मैंने,
तो फिर से क्या होगा, इंश्योरेंस फ्रेट का एक एडजस्टमेंट आएगा, दूसरा एडजस्टमेंट यही होगा। तीसरा, रिलेटेड पार्टी को वारंटी दी है मैंने, 2 साल की वारंटी दी है, ये अनरिलेटेड पार्टी को देखो 1000 के प्रोडक्ट में मैं क्या है उसको वारंटी दूंगा, उधर वारंटी भी नहीं दी है मैंने। मतलब यहाँ पे तुम्हें जेन्युइननेस चेक करनी पड़ेगी। 3 ही तरह के तुमको यहाँ पे एडजस्टमेंट आएंगे, डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड फ्रेट, डिस्काउंट, इंटरेस्ट एंड फ्रेट एंड वारंटी। एक को वारंटी दी है तो दूसरे को नहीं दी, एक को इंश्योरेंस फ्रेट पे दिया है तो दूसरे को एफओबी पे दिया है, एक को डिस्काउंट दिया तीसरे को इसलिए नहीं दिया क्योंकि उसने बल्क नहीं खरीदा। पहले तो ये समझ में आया कि कप मेथड में 3 एडजस्टमेंट आएंगे। ठीक है, अब करें क्या, उठा लो, किसको उठा लो, अनरिलेटेड पार्टी को उठा लो, इसको अप डाउन करेंगे, किसके हिसाब से, रिलेटेड के हिसाब से, क्योंकि तुम अपना जेन्युइन प्रूफ कर रहे हो ना। ये रहा मेरा अनरिलेटेड पार्टी, ठीक है, ये रही मेरी अनरिलेटेड पार्टी, इसको मेरे को अप करना है, इसको मेरे को डाउन करना है। मैम किसके हिसाब से अप एंड डाउन करोगे, सबसे पहले रिलेटेड पार्टी को 1000 रुपीज का दिया है मैंने, ठीक है, सॉरी अनरिलेटेड पार्टी को 1000 रुपीज का दिया, ये मेरी अनरिलेटेड पार्टी लड़की हुई, ठीक है, 1000 का दिया। डिपार्टमेंट बोलता है ये इसको कितने का दिया, 1200 का दिया। क्यों 1200 का दिया, बोल रहा है भाई इंटरेस्ट एंड फ्रेट है यहाँ पे क्या इंटरेस्ट एंड फ्रेट है, तो ये तो कम आ रहा है, ये तो क्यों ज्यादा आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंटरेस्ट एंड फ्रेट जुड़ा है। तुम बताओ इसको क्या बोलोगे, तू भी थोड़ा ऊपर आ, तो प्लस हो गया, इसे जोड़ देंगे। जेन्यून है, मैं गलत नहीं हूँ, जेन्यून है, ठीक है। सेकेंड, केस नंबर 2, रिलेटेड पार्टी को कितने का दिया है, 1000 रुपीज का, इसको 800 दिया है, अनरिलेटेड पार्टी को 1000 का दिया, रिलेटेड को 800 रुपए का ही दिया है। क्यों हम किया, डिस्काउंट, बल्क, इसको कहाँ बोलेंगे, वापस नीचे, ये बीआरएस नहीं हो रहा, बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ये वही है। उसमें भी ऐसे करते थे। थर्ड केस, वारंटी पे आते हैं। मैम ये कौन थी, अनरिलेटेड पार्टी, अनरिलेटेड पार्टी को हमने कोई वारंटी नहीं दी, इसको देके रखा है सपोज 600 रुपीज का, यहाँ पे ये 800 पे जा रहा है, क्यों भैया इधर ज्यादा क्यों, वारंटी दी है, इसने कोई वारंटी नहीं ली थी, वापिस इसको ऊपर लेके आओ। तो एग्जैक्टली यही तुम्हें वहां पे कप मेथड में सोचना है, कप मेथड में यही चीजें हमको सोचनी पड़ेगी। किसको हिलाना है मेरे को, अनरिलेटेड को, किसके हिसाब से, रिलेटेड के हिसाब से। तो अनरिलेटेड अप डाउन जाएगा, किसके हिसाब से, रिलेटेड के हिसाब से। अब एक एडजस्टमेंट उसमें वो क्या देंगे, वारंटी तो दे रहे हैं, बोल रहे तुमने दी है 3 मंथ्स की वारंटी, कितनी दी है, तुमने दी है 3 मंथ्स की वारंटी, एंड वारंटी का एनुअल चार्जेस 11,000। बात समझना, तुमने वारंटी दी है 3 मंथ्स की और एनुअल चार्जेस ऑफ द वारंटी इज 11,000। तुम फटाक से 11,000 लिख के आओगे और गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एनुअल चार्जेस 11,000 है, मैंने वारंटी कितने मंथ्स की दी है, 3 महीने की। तो आई हैव टू कैलकुलेट 11,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 12। ये भी कहाँ मिलेगा, क्वेश्चन में। तो ये क्या बोल रही हूँ मैं, सारी चीजें एडजस्टमेंट, ये सब क्या है, तुम्हारे कप मेथड के क्वेश्चन में जो एडजस्टमेंट आने वाले हैं वही मैं तुमको यहाँ पे बता रही हूँ। तो 3 एडजस्टमेंट कौन से मैम, डिस्काउंट मिलेगा, हाँ मिलेगा मैम, दूसरा क्या मिलेगा, वही अपना वारंटी मिलेगा, और दूसरा एक को सीआईएफ पे दिया तो दूसरे को एफओबी पे दिया होगा। तो मुझे सिर्फ अनरिलेटेड को अप डाउन करते रहना है बेस्ड ऑन रिलेटेड जेन्युइन है, अंडरस्टूड, ठीक है। अब और क्या होगा इसके अंदर, एक पॉइंट और आएगा, क्या पॉइंट आएगा, ये बोलेंगे वारंटी 1% दिया, 1% का वारंटी दिया, 1% लिखा है, जब तक नहीं बोले 1% 1 मंथ, 1% 2 मंथ, तब तक ये क्या है, ओवरऑल पर एनम ही होता है। यू नो एसएफएम में भी करा होगा, 1% मतलब पूरा एनुअल होता है, जब तक वो स्पेसिफिकली बोलना दे कि 1% फॉर 1 मंथ है, ठीक है, ये चीजों को ध्यान रखना। अब इसके क्वेश्चन पे आते हैं, तो क्या ये कॉमन एडजस्टमेंट लिखे हैं, हाँ यहाँ पे मैंने वो कॉमन एडजस्टमेंट लिखे, 3 ही एडजस्टमेंट मिलेंगे, डिस्काउंट, बल्क परचेस का, वारंटी रिलेटेड, और एक एफओबी के रिलेशन में। अब ये पता है ये ऐसे नोट्स कब काम आएंगे, एग्जाम टाइम पे, बस मुझे ऐसा कुछ दिख जाए कि ये एडजस्टमेंट है तो मुझे याद आता है कि मैं करना क्या, होता क्या है उसके अंदर। इससे क्या होता है, तुम्हारे प्रोविजंस के साथ क्या रिवाइज हो जाते हैं, क्वेश्चन।
अंडरस्टूड? तो तुमको भी पता है क्या करना चाहिए, तुम लोग को भी यही चीज करना चाहिए। जब तुम क्वेश्चंस कर लो ना, तो वो क्वेश्चन के एडजस्टमेंट पिक कर लिया करो और उन प्रोविजंस के वहां पे लिख दिया करो, छोटे से शॉर्ट में। तो जब तुम प्रोविजन रिवाइज करोगे, हर बार तुम्हारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। अंडरस्टूड? यस सर, यस सर। मुझे पता है तुम अभी सुन के हाँ कर रहे हो, कुछ करने वाले नहीं हो। ये मेरे पास्ट बैचेस का बहुत एक्सपीरियंस है। एडजस्टमेंट शीट जब भी मैंने बोला है तुमको बनाना है, मेरे को पता चलता है कभी नहीं बनी वो। चलो, कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस। ठीक है मैम, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम डिटरमाइन करेंगे अनकंट्रोल्ड प्राइस। अनकंट्रोल्ड प्राइस मतलब जिसपे तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, अनरिलेटेड वाला, जिसपे तुम कुछ नहीं करते हो। ठीक है, फिर हम एडजस्ट करेंगे किसको, फंक्शनल डिफरेंसेस को एडजस्ट करेंगे। वही करेंगे ना, ये इसको ऊपर नीचे करेंगे अनरिलेटेड पार्टी को। ठीक है, और एडजस्टमेंट के बाद क्या आ जाएगा, मेरा आर्मलेंथ प्राइस आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है एम लिमिटेड 40% के इक्विटी शेयर होल्ड करता है एस लिमिटेड में। तो सबसे पहले तो मुझे लिखना पड़ेगा क्या, एम लिमिटेड कहाँ है, इंडिया में, ये कहाँ है, फॉरेन में, एक नॉन रेसिडेंट है। तो मुझे लिखना पड़ेगा एम एंड एस रिलेटेड आर एसोसिएट एंटरप्राइज एज more than 26% of the voting power are hold by one enterprise of another enterprise। पहले तो रीजन कि क्यों एसोसिएट है। Okay. S limited is in foreign, that means one of the enterprise is a non-resident। तो ये क्या है, एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। अब यहाँ पे मेथड वो नहीं दे के रखेंगे, तुमको डिसाइड करना है मेथड। तो तुम लिखोगे इन सच अ केस मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड इज कप मेथड, दैट इज कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। तो तुम्हारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट ही ऐसे होगा। ठीक है, अब देखो, ये है मेरा एम लिमिटेड जो इंडिया में है, ये है मेरा एस लिमिटेड जो फॉरेन में है। तो बोलते ये जो एम लिमिटेड है ना, एम लिमिटेड 40% होल्ड करता है एस लिमिटेड। इसने कितने यूनिट सेल किए, 14,000 यूनिट सेल किए 3,000 रुपीज में। किसको, एस लिमिटेड को। अब वो क्यों 14,000 यूनिट्स 3,000 में यहाँ पे सेल कर रहा है, अभी अपन देखेंगे। पर जब ये अनरिलेटेड को सेल करता था, सिर्फ 1500 यूनिट्स ही सेल हुए हैं। अनरिलेटेड को कितने सेल हुए, सिर्फ 1500 यूनिट्स ही सेल हुए। फिर इसके बाद बोलता है कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन, सेल्स टू एस लिमिटेड। ये जो एस लिमिटेड है इसको एफओबी में सेल्स किया। सेल जब आपने पी लिमिटेड को किया, वो सीआईएफ पे था, जिसमें फ्रेट वगैरह 300 रुपीज के बराबर का जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर बोलते हैं सिंस ऑर्डर जो एस लिमिटेड से था वो क्वांटिटी ज्यादा थी, तो वहां पे कितना डिस्काउंट है, 150 रुपीज का हमने डिस्काउंट भी दिया उसको। ठीक है, फिर बोलता है एम लिमिटेड प्रोवाइड वारंटी टू एस लिमिटेड। इसने एस लिमिटेड को वारंटी प्रोवाइड की, बट ये वारंटी पी लिमिटेड को प्रोवाइड नहीं किए। और वारंटी कितने रुपीज है, 100 पर यूनिट। तो क्या ये वही सुनी हुई बातें लग रही है जो अभी अपन ने करी थी? Yes, sir. ठीक है, और क्या करना है इसके अंदर, मैम ये तीनों में से कोई भी यहाँ एक पे कंडीशन होनी चाहिए, एक तीनों चीज और लिखनी होगी, ये 5,000 में यहाँ पे सेल किया, इसको सेल किया 5,000 में, यहाँ पे सेल कर रहा है 3,000 में। प्राइस का डिफरेंस आ गया ना। तुम अनरिलेटेड को दे रहे हो 5,000 रुपीज का, रिलेटेड को दे रहे हो 3,000। हमें यही तो डाउट है कि आर्मलेंथ प्राइस पे नहीं है। आई वॉन्ट यू टू सॉल्व इन 4 मिनट्स। शुड आई गिव 4 मिनट्स? पहले तुम सॉल्व करो, सिचुएशन होनी जरूरी है या कोई भी एक चलेगी? फिर से बोलो। ये तीनों जो अपन ने पॉइंट्स देखे, बल्क परचेज और वारंटी और ये एफओबी वाला, ये तीनों होना जरूरी है या एक भी चलेगा? नहीं, क्वेश्चन में तो सब देंगे ना वो। अब इसी में तुमको अप डाउन करना है। पहले आई वॉन्ट कि 4 मिनट्स में तुम ट्राई करो इसको। एग्जाम में आ गया ये क्वेश्चन, अब कोई टीचर नहीं है, तुम क्या करोगे करो। स्टार्टिंग द टाइमर, ओके। क्वेश्चन दिखाना एक बार। क्वेश्चन भी दिखा दो।
मैम ये मैच तो कर ही नहीं सकता वैसे भी। मैच नहीं करेगा, इसीलिए तो हम उसको लेके आ रहे हैं कि एक्चुअल क्या होना चाहिए। ओके अच्छा, इसका जो एक्चुअल रेट आएगा वही अपने रिलेटेड पार्टी का रेट अपने फिक्स कर देंगे। रिलेटेड पार्टी का वो होना चाहिए था, तो हम उसकी इनकम को एडजस्ट करेंगे। ओके ओके हो गया पीयूष? आकाश हो गया? हो तो गया मैम, हुआ था थोड़ा 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 सा। और जो भी है थोड़ा, बट इतना बताओ खुद से करने में अभी तो सब समझ में आने लग गया था। हाँ वो भी तो समझ में आ क्वेश्चन गया करे तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग स्लो हो गई कि नहीं हो गई? इस वजह। तो रीजन यही है, जब क्वेश्चंस मैं करवाती हूँ ना, तो मैं तुम पे क्यों छोड़ती हूँ? क्योंकि मेरा क्या है, मैं तो यूं बता दूंगी इसमें ये करना है ये करना है, तुम हाँ हाँ कर लोगी, वो तो रिविजन है, रिविजन लेक्चर जिसमें तुम बैठ के हाँ हाँ करते रहते हो। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ दैट पुट योरसेल्फ अंडर एग्जाम कंडीशन की खुद सोचना है। अब तुम बताओ अगर तुम्हारा आंसर गलत निकला, एकदम फोकस चला जाएगा कि यार ये मैंने गलत सोचा था। हाँ ये तो दैट इज द रीजन ऑलवेज, मैं इस सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही, बोथ ग्रुप में कहीं पे भी ऑलवेज पुट योरसेल्फ अंडर एग्जाम कंडीशन। ठीक है, थोड़ी सी अप्रोच चेंज करो, तुम लोग को तुम्हारे रिजल्ट में PASS 100% मिल जाए। ठीक है, चलो अब क्या तुमने ये 5,000 लिखा? सबसे पहले अनकंट्रोल्ड प्राइस जो मेरा था वो 5,000 था। यस मैम। मैम इंश्योरेंस एंड फ्रेट हमने किसको दिया था, तो हम देखते हैं एक बार। इंश्योरेंस एंड फ्रेट बोला था, जब हमने सेल किया था एस को, वो FOB पे था, तो मेरे रिलेटेड को मैंने FOB पे दिया था, तो ये कम होगा। रिलेटेड कम था मेरा, अनरिलेटेड ज्यादा ही ऊंचा जा रहा था, उसको बोला यस मैम। रुक वापस नीचे आ, तो क्या तुमने माइनस किया? किया। 300 माइनस। फिर और भी कुछ था ना इंश्योरेंस वाला, एक Yes, तो ma'am. क्वांटिटी डिस्काउंट, किसको दिया Quantity. क्वांटिटी डिस्काउंट? ऑब्वियसली इसको दिया, ये नीचे चल रहा था, ये फिर से ऊंचा जा रहा है, इसको भी बोला वापस नीचे आ, क्योंकि मैं सही हूँ, ये नीचे आ गया। मतलब तुमने कितना डिस्काउंट माइनस किया होगा? 150 का डिस्काउंट भी माइनस करना था। फिर वारंटी, वारंटी का क्या था? M लिमिटेड प्रोवाइड वारंटी टू S, इसको वारंटी प्रोवाइड किए, उससे चार्जेस भी तो लिए होंगे। वारंटी प्रोवाइड करना मतलब इनकम आई होगी, तो ये बढ़ रहा होगा, और ये नीचे ही नीचे होगा। वारंटी नहीं है, तो इसको बोला तू ऊपर आ जा, तो तुमने क्या इसको यही किया, 100 ऐड किया। मतलब होना क्या चाहिए थी, मेरी आर्मलेंथ प्राइस मस्ट बी 4650, तुम बोल रहे हो आर्मलेंथ प्राइस सिर्फ 3000 है, तुम कमा रहे हो सिर्फ 3000 बेच के, होना चाहिए था इतना, मतलब 4650 माइनस 3000 इंटू कितने यूनिट्स बेचे थे मैंने? 14,000, इतने से इनकम बढ़ा लो, समझे? इतने से तुम्हारी इनकम क्या होगी? बढ़ेगी। अब सपोज करो
ये तो इनकम बेस्ड हो गया ना, ये क्या है इनकम बेस्ड। सपोज करो इसकी जगह ये सारे कैलकुलेशन में ये चला जाता 2500, सपोज जो भी कैलकुलेशन होता मेरा क्या था 2500, तो क्या मैं यूं करती 3000 माइनस 2500 इंटू 14000, इतने से क्या इनकम मैं कम कर देती? नो, जब भी तुम्हारी रिटर्न इनकम से नीचे जाएगी कोई चीज, तो लूजिंग ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस ही एप्लीकेबल नहीं होंगे, क्योंकि ये इनकम रिलेटेड बात चल रही है। अब मेरी बात सुनो, अगर ये इनकम नहीं कॉस्ट होता, ध्यान से समझना, ये इनकम नहीं ये कॉस्ट होती, अगर वो 30%। कॉस्ट होती और कॉस्ट 5000 से 3000 होती, तभी ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल है, क्योंकि हम तो चाहते हैं तुम्हारी कॉस्ट कम हो, तभी तो तुम्हारा प्रॉफिट बढ़ेगा, समझ लो। तो कप मेथड में क्या होगा, कप मेथड तो हमारी प्राइस रिलेटेड है, तो हमेशा इसमें क्या होगा बढ़ते पे ही देखना है, पर जहाँ पे कॉस्ट प्लस मेथड आएगी ना, वहां पे एक्चुअल में मेरी कॉस्ट कम होगी तब ट्रांसफर प्राइस एप्लीकेबल होगा, अगर कॉस्ट बढ़ रही होगी तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस विल नॉट बी एप्लीकेबल। क्या ये बात समझ पाए? ठीक है, तो ये था मेरा पहला क्वेश्चन कब का। तो कब का यही क्वेश्चन है, तुम्हें 4 क्वेश्चन मिलेंगे क्वेश्चन बैंक में, यही इसी चीज से रिलेटेड, बार बार तुम बोर हो जाओगे और एक क्वेश्चन वही 11,000 वाला भी आएगा जो आज मैंने बताया ना, पर एनम 11,000 है, लेकिन तुमने वारंटी दी है 3 मंथ्स की, तो याद रखना वो 11,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 12 करना नहीं भूलना। ठीक है, अब आते हैं रीसेल प्राइस। रीसेल प्राइस नाम से ही समझ में आ गया कि परचेस करके रीसेल करेंगे। मैम एक इसमें ये इसके अंदर मतलब हमें कंट्रोल लेवल सॉरी कंपेरेबल, जो कंपेरेबल अनकंट्रोलेबल प्राइस मेथड, इसके अंदर हमें ये सोचना है कि बेसिकली कि जो सब मान लो डिस्काउंट में दे रहा हूँ या फिर मैं जो फ्रेट चार्ज कर रहा हूँ या फिर वारंटी में दे रहा हूँ, वो अगर मैं किसी अनरिलेटेड पर्सन को दूंगा तो उससे मैं फिर कितना प्राइस चार्ज करूंगा, बेसिकली वही एग्जैक्टली कैलकुलेट करना है। वही तो है अनरिलेटेड, मतलब जिसपे तुम अपनी भावनाएं नहीं शो करते हो कि भाई तेरे को ठीक है। कम दे दूं ज्यादा कर दूं, तुम जेन्यून रहते हो उसके साथ, तो जेन्यून क्या होना चाहिए था हम वही ट्राई कर रहे हैं निकालने। ठीक है, मतलब जो 5 मेथड है ना, पांचों मेथड का काम यही है कि सच में प्राइस क्या होनी चाहिए। ठीक है, जेन्युइन प्राइस को। अब आते हैं हम रीसेल प्राइस मेथड पे। अब हम ये रीसेल प्राइस मेथड क्या है, इसको भी पहले डायग्रामेटिकली समझते हैं, फिर ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब रीसेल प्राइस मेथड मतलब क्या है, ये क्या है, ये एक पर्सन, अभी मैं पर्सन ले रही हूँ, एक्चुअल में एंटरप्राइज होता है, ठीक है, हर जगह हमने एसोसिएट एंटरप्राइज बोला है। ये जो पर्सन है ये ए पर्सन है, बहुत मैं बेसिक पे जा रही हूँ, अभी तुम समझो कि तुम रीसेल प्राइस नहीं समझ रहे, एकदम नॉर्मल लाइफ की चीजों को समझ रहे। ये तुम्हारी शॉप है, ये क्या है तुम्हारी शॉप, तुमने क्या किया, ये ए भाई साहब से कोई प्रोडक्ट खरीद लिया, तुमने क्या किया, ये ए भाई साहब से क्या किया, ये लो ये प्रोडक्ट तुमने खरीद लिया, तुम इसको बेचते हो। ठीक है, इतनी बात समझ में, तुम्हारा काम क्या है, लैपटॉप खरीदना, लैपटॉप खरीद के बेचना। तो ये तुम खरीद के लाए, ये तुम्हारी शॉप पे, और तुम उसको क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। अब सेल क्या करोगे, इसका मतलब यही होगा ना, ये रीसेल है, ये क्या है कुछ और नहीं है, ये तो रीसेल है। ठीक है मैम, ये रीसेल है। अब मैं बोल रही हूँ कि तुम खरीद के पता है किससे लेके आए, तुमने अपने रिश्तेदार से खरीदा है, ये तुम्हारा रिलेटिव। तुमने क्या किया है, अपने रिश्तेदार से खरीदा है, ये तुम्हारा कौन है, रिलेटिव है। ये कौन है, यहाँ पे तुमने किसी को सेल कर दिया, और ये तुम्हारा अनरिलेटेड पार्टी है, इससे कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा। बहुत ध्यान से समझना, ये एक अब जो लाइन बोलूंगी अगर वो समझ गए तो तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि वहां क्या करेंगे। मैम आप बोल रहे हो ये खरीदा, जब रिश्तेदारों से खरीदा, यहाँ पे क्या प्राइस इन्फ्लुएंस हुआ होगा, अ बिग यस, क्योंकि मैंने रिश्तेदार से खरीदा है मेरा प्राइस इन्फ्लुएंस हुआ है। मैम आपने बेचा, किसको बेचा, एक अनरिलेटेड पार्टी को। तुम बताओ, खरीदा किसी से भी, बेचने वाले से तो पूरा की पूरा प्रॉफिट वसूल करोगे, भले ही खरीदा किसी से भी हो,
जब मैं बेचूंगी और मुझे पता है ये मेरा रिलेशन में कुछ नहीं लगता ना लगती है, तो मैं तो पूरा प्रॉफिट लूंगी उससे। तो बोलेगा एक काम करो ना, तुम्हारा रीसेल प्राइस मेथड, तुम्हारा रीसेल प्राइस क्या है वो बताओ। फॉर एन एग्जाम्पल मेरा रीसेल प्राइस 1 लाख, वो क्या बोलेगा, इस रीसेल प्राइस में से ना ग्रॉस प्रॉफिट माइनस करके बताओ। ये जो कॉस्ट आएगी ना, सेल्स माइनस प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट, पढ़ा है ना बचपन में, सेल्स में से प्रॉफिट माइनस करते हैं तो कॉस्ट आता है। तो बोलता है यही कॉस्ट तुम्हारी यहाँ होनी चाहिए थी, इसने जो बेचा तुम्हारे लिए कॉस्ट है वो। जब तुमने यहाँ से खरीदा, अभी लिखने पर मत ध्यान दो, जब तुमने इन भाई साहब से खरीदा, तुम यहाँ पे क्या बुक करोगे, कॉस्ट। तो बोलते हैं बैक कैलकुलेशन जाओ ना, इसको जितने में बेचा, तुम्हारा नॉर्मल प्रॉफिट कितना लेते हो उसको माइनस करो, ये दोनों मैच करने चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे कि आमलन प्राइस पे चल रही है कहानी। आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. यही कॉन्सेप्ट, बस यही पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ अप्लाई किया, सेम। सबसे पहले बोलेगा वो रीसेल प्राइस कैलकुलेशन दिया रहेगा, रीसेल प्राइस, इसको कंपेयर करूं यहाँ से, रीसेल प्राइस मुझे क्या चाहिए, यहाँ का रीसेल प्राइस, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, तुमको क्या करना है, रिड्यूस करना है नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तुम्हारे रीसेल प्राइस से। तुम्हें क्या करना है, रिड्यूस करना है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तुम्हारे रीसेल प्राइस से। ग्रॉस बोल रहा है, जो जेन्युइन हो वो माइनस कर दो। क्या मिलेगा मैम, कॉस्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, कॉस्ट मिलेगा। यहाँ पे भी क्या मिलेगा तुमको, कॉस्ट मिलेगा। अब एक चीज इसमें और बोलिए, मैम सपोज करो जीपी मार्जिन नहीं दिया मुझे, क्वेश्चन में दे के ही नहीं रखा कि मेरा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कितना होना चाहिए, तो बोलेगा इंडस्ट्री सिमिलर तो दिया होगा कि सिमिलरली इंडस्ट्री में क्या चलता है, उसको उठा लेना, वो प्रॉफिट मार्जिन ले लेना। अब एक और चीज समझना मैम, जब हम यहां से यहां तक लेके आए थे ना इस प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट की कॉस्ट तो ठीक है, ये एक नहीं ये 1 लाख थे, मतलब इतने सारे यूनिट्स खरीदे थे मैंने। अब तुम बताओ इतने सारे यूनिट्स हाथ में तो लेके नहीं आए होंगे, एक नहीं 1 लाख लैपटॉप खरीदे, क्या ये 1 लाख लैपटॉप ये जो है तुम हाथ में लेके आए होगे, नहीं। मैम हमने क्या की होगी पता है, ट्रांसपोर्टेशन, वो थोड़ी ना मेरे रिलेटेड पार्टी से था, ट्रांसपोर्टेशन तो मैंने एक्सपेंस किया है, परचेस एक्सपेंस। कौन बोल रहा है, चीख चीख के शॉप वाला, भाई मेरे एक्सपेंसेस भी हुए हैं, तुम भले ही मेरा कॉस्ट इतना मान रहे हो, मेरा रीसेल प्राइस इतना मान रहे हो, उसमें से एक्सपेंस तो माइनस करने दो, वो मुझे नहीं मिला है। तो यहाँ पे वही चीज बोल रहे हैं कि अगर कोई एक्सपेंसेस किए ना तुमने परचेस से रिलेटेड, वो माइनस करने दो, क्योंकि वो तुमने उसको थोड़ी ना दिया, वो तो अनरिलेटेड पार्टी को दिया। या तीनों का लॉजिक समझ में आ गया? और ये जो फंक्शनल डिफरेंस है वो क्या है, वही डिस्काउंट वाला फंक्शनल डिफरेंस, वही वारंटी वाले फंक्शनल डिफरेंस, कुछ ना कुछ फंक्शनल डिफरेंस हो सकते हैं, तो वो फंक्शनल डिफरेंस एडजस्ट करके यू विल गेट द आर्म लेंथ। सबसे पहले एग्जाम्पल के थ्रू क्या ये डाइजेस्ट हो गया कि इसमें प्रोसेस क्या चलने वाली है, बैक कैलकुलेशन। डन। यहाँ क्या लिखा है मैम, ये लिखा है इन एग्जाम क्वेश्चन यू विल फाइंड एडजस्टमेंट टू बी डन इन ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तुम्हें डायरेक्टली ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन नहीं देंगे, ये जो भी फंक्शनल डिफरेंसेस है ना वो तुम्हें किस में करने पड़ेंगे, ये फंक्शनल डिफरेंसेस इस जीपी मार्जिन में। जैसे वो देंगे जीपी का 2% हमने डिस्काउंट दिया, तुमको दे दिया उन्होंने 50% तुम्हारा ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, और वो क्या बोलेगा 50% ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का 10% तुमने डिस्काउंट दिया, तो पहले इसका 10% निकालो, 5 निकलेगा। इतना डिस्काउंट दिया मतलब अब मेरा जीपी कितना रहेगा 45, दिस विल रिड्यूस माय जीपी ना, डिस्काउंट दिया। तो ये जो फंक्शनल डिफरेंसेस है वो परसेंटेज के फॉर्म में तुमको दिए जाएंगे एग्जाम में आर्म लेंथ प्राइस के कैलकुलेशन में। अभी मैंने क्या बोला, किसी से खरीदा, रिलेटेड है, ठीक है। मैंने किसी को बेचा, वो रिलेटेड नहीं है, उसने बोला जब रिलेटेड नहीं है तो तुमने नॉर्मल प्रॉफिट लिया होगा उससे जितना लेना चाहिए, बैक कैलकुलेशन करके कॉस्ट निकाल लो, निकाल ली। वो चीख चीख के बोल रहा है अरे मैंने एक्सपेंसेस किए हैं परचेस से रिलेटेड, रुक भाई माइनस कर लो,
माइनस करने दिया, ठीक है। फिर इसके बाद बोलेगा रुक, परसेंटेज में अभी भी फंक्शनल डिफरेंसेस हैं, तो पहले क्या करोगे, वो जीपी प्रॉफिट के फंक्शनल डिफरेंसेस को एडजस्ट करोगे, तो वो आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। तो मेरा रीसेल माइनस एडजस्टेड प्रॉफिट माइनस परचेस एक्सपेंस, क्या मैं इसको ऐसे लिखूं, रीसेल प्राइस माइनस एडजस्टेड जीपी, जो एडजस्टमेंट करने हैं जीपी में कर लो, पहले कर लिया, ये कॉस्ट आया, अभी ये नहीं, इसमें से परचेस एक्सपेंस माइनस करो, ये होना चाहिए तुम्हारा एक्चुअल कॉस्ट। मैम मेरी एक्चुअल कॉस्ट बढ़ गई, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो। यहाँ पे कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि एग्जाम में हमारी भावनाएं आ जाती है, फीलिंग्स, उसको साइड में रखना, लॉजिक ही लगाना, ठीक है। अब फिर से क्या करोगे, क्वेश्चन पहले समझा रही हूँ, पहले हम अपना दिमाग चलाएंगे, ठीक है, फिर मैं समझाऊंगी। मैम ये आर लिमिटेड इंडिया की, ठीक है, ये पी लिमिटेड फॉरेन की, दोनों बोल के रखा है कि एसोसिएट एंटरप्राइज है, दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हैं। तो मैम इंडिया की आर लिमिटेड, फॉरेन की पी लिमिटेड, दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज हैं। सेल टू पी लिमिटेड इसने 50,000 रुपीज में सेल्स कर दिया, ठीक है। इस पी लिमिटेड ने एक अनरिलेटेड पार्टी को इसको 60,000 रुपीज में दिया, ठीक है। परचेस एक्सपेंसेस किए उसने कुछ 7,000 के, माइनस करने देंगे, ठीक है। P does this transaction, तो P ये ट्रांजेक्शन, इसका नॉर्मल जीपी मार्जिन कितना है, 20%, और अभी इसमें कोई मैंने एडजस्टमेंट नहीं दी। अगर मैम ये जीपी मार्जिन नहीं दिया होता तो क्या देते, वो इंडस्ट्री का दे देते। तो ये एडजस्टमेंट दो तरह से लिखे जाते हैं, या तो डायरेक्टली देंगे या फिर क्या करेंगे, इंडस्ट्री का ट्रांजेक्शन वाला दे देंगे। पहले तुम सॉल्व करोगे, 3 मिनट बहुत है, चलो 4 मिनट शुरुआत के लिए 4 ही देती हूँ, ज्यादा हो जाएगा। स्टार्ट करो, 1 मिनट टाइम दे दो। तो मैम इसमें क्वेश्चन काटे हैं मतलब बेसिकली। ये जो पूरा है ना, दिस वन, अच्छा हो जाए तो यू लेट मी नो। ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, पर क्वेश्चन बता दो मुझे मिल गया। ये जो आर लिमिटेड है ना, हाँ जी इसने एसोसिएट एंटरप्राइज को 50,000 रुपीज में सामान बेच दिया। ठीक है। अब ये पी लिमिटेड है, इसने खरीद के वाई लिमिटेड जो एक अनरिलेटेड पार्टी है उसको 60,000 में सेल। ये पी लिमिटेड में ठीक है। हाँ, अब ये जो पी लिमिटेड ने खरीदते वक्त कुछ एक्सपेंसेस किए, वो कितने हैं, 7,000, ठीक है ठीक है, ये इसके हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं कि पी लिमिटेड ने ये जो ट्रांजैक्शन किया उसका जीपी मार्जिन जनरली होता है 20%, 20% किसी ठीक से है। भी अगर वो प्रॉफिट लेता है तो 20% का ही प्रॉफिट लेता है। तो वही पूछ रहा है वो कि एक्चुअल में ये जो खरीदा था इसका आमलन प्राइस क्या होना चाहिए। अच्छा ठीक है ठीक। इसमें तो मैम बस 2 ही एडजस्टमेंट होगी ना, करूँ ना, फिर अभी अपन डिस्कस करेंगे। ये तो बता।
ये तो मैम 41,000 आ रहा है। बोलो। 41,000 आ रहा है। 41,000। हाँ जी। बस सिंपल क्या किया, सबसे पहले मैंने रीसेल प्राइस लिया, ले लिया। अभी तो ठीक है। कोई एडजस्टमेंट दिए नहीं थे ना मुझे इसमें, अभी कुछ नहीं दिया था, अभी तो कुछ फिर नहीं। जिंदगी बहुत आसान थी तुम्हारी। ठीक है, अब जो क्वेश्चन आएगा वो एग्जाम का क्वेश्चन रहेगा। तो ये हो गया, मैंने 20%, इससे मैंने कॉस्ट निकाली, कॉस्ट में से मैंने परचेस एक्सपेंस माइनस किए। होना चाहिए था 41, तुम खरीद रहे हो 50,000 में, तुम अपना एक्सपेंस ज्यादा दिखा रहे हो। प्रॉफिट कम करने के लिए तुम अपना एक्सपेंस ज्यादा दिखा रहे हो, नहीं चलेगा। तुम क्या करो, 50,000 माइनस 41,000, इतने से एक्सपेंसेस कम करो, मतलब प्रॉफिट इंक्रीज होगा। अंडरस्टूड? मैम ये समझ आ गया, थोड़ा सा इस चीज में हल्की सी कंफ्यूजन हो रही है बाबा कि जैसे आर लिमिटेड और पी लिमिटेड एसोसिएट है दोनों। ठीक है, आर लिमिटेड ने पी लिमिटेड को बेचा सामान, पी लिमिटेड ने फिर आगे बेचा सामान। तो ये जो प्राइस आया है, जो 41,000 आया है, ये पी के लिए परचेज प्राइस है मतलब बेसिकली। होना चाहिए था, ये होना चाहिए था। तुम समझो ना मेरी बात, कि जब मैं सेल्स प्राइस में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करती हूँ तो कॉस्ट क्या आनी चाहिए, है। हाँ जी। और तुम बता रहे हो कॉस्ट 50,000 है। जब हम नॉर्मल, क्योंकि समझो जब मैं एक अनरिलेटेड पार्टी को देती हूँ, मैं तो जेन्युइन प्रॉफिट लेती हूँ ना, उस प्रॉफिट में कुछ गड़बड़ नहीं होती है। तो तुमने हाँ यहाँ पे पूरा पूरा नॉर्मल प्रॉफिट लिया होगा। तो अगर नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करती तो मुझे नॉर्मल कॉस्ट मिलनी चाहिए थी ना, मैं वो क्वेश्चन तो लीजिए। डिफर कर रही है। समझे? ठीक है, ओके, रिवर्स क्वेश्चन लीजिए। वही बेसिकली बैक बैक कैलकुलेशन। अब जो क्वेश्चन है ना, इसमें ये क्या है, अगर एडजस्टमेंट जीपी मार्जिन में दिया है तो कैसे देंगे? वो देंगे ड्यू टू लार्ज क्वांटिटी। हमने 10% डिस्काउंट दे दिया किस पे, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का 10% दिया, मतलब ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 20%, उसका 10% टू, मतलब अब तुम्हारा नेट कितना हो गया 18। यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं थे, ये 20% में तो मैंने डायरेक्ट 20% माइनस किया। तुम्हें वो जीपी में एडजस्टमेंट्स देंगे कि ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का इतना परसेंट डिस्काउंट, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का इतना परसेंट वारंटी, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन का इतना परसेंट इंटरेस्ट मिल रहा है तुमको। तो तुम्हें देखना है वो मेरी इनकम है या वो मेरा एक्सपेंस है। अगर एक्सपेंस है तो मेरे जीपी को वो क्या करेगा, रिड्यूस, और इनकम है तो मेरे जीपी में क्या होता जाएगा, ऐड। क्योंकि अब जो आने वाला है ना कॉस्ट प्लस, उसमें यही सारी चीजें, मतलब चाहे आप रीसेल प्राइस मेथड बोलो या कॉस्ट प्लस, दोनों के एडजस्टमेंट परसेंटेज बेसिस पे आते हैं। अब मैम आप कॉस्ट प्लस समझाओ, सबसे इजी है, सबसे इजी, क्योंकि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो एसईएमपी में। ठीक है, अब देखो, क्या तुम्हें ये टॉन्ट लग रही है? नहीं नहीं नहीं, हाउ इज योर एसईएमपी? फेवरेट सब्जेक्ट। बस फिर क्या है, फिर तुम्हें 2 मिनट में हटा सकते हो इसको। चलो, सबसे पहले फिर से ये बंदा कौन है, कोई तो है। ठीक है, अब ये मेथड कहाँ यूज होती है, मेरा एग्जाम्पल चेंज होने वाला है, समझना। अब जैसे कल मेरे को आकाश ने बताया, आकाश सही बोली ना मैं? हाँ मैम, आपसे बोला। ये आकाश ने मेरे को कल बताया, मैम आप ये वाला सॉफ्टवेयर यूज करो। अब मैंने कहा कि बात तो सही है, लेकिन व्हाट अबाउट द रिलायबिलिटी, मैं कैसे रिलाय करूँ कि मेरे लेक्चर्स लीक नहीं हो जाए। अरे नहीं, मतलब मैं हाँ हाँ, हम समझ गए एग्जाम्पल मैम। लीक नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, हम एक पर्सन के पास जाते हैं, सीधे हम किसके पास जाते हैं, मूर्ति जी के पास जाते हैं। ठीक है, उनको जाके सारी कहानी समझाती हूँ कि अंकल ये सब हुआ है, आप तो मेरे को एक सॉफ्टवेयर डिजाइन कर दो। तो अब मेरे को क्या चाहिए, सॉफ्टवेयर चाहिए। हम आपने स्पेसिफिकली सॉफ्टवेयर की कहानी क्यों बोली, क्योंकि सॉफ्टवेयर में ना टेंजिबल चीजें नहीं दिखती आपको, क्या लग रही है, सारा सारा मैनार्स लगता है। तो यहाँ पे इसीलिए तो हम बोलते हैं ज्यादा अच्छी मेथड क्या है, कॉस्ट निकाल लो और उसमें प्रॉफिट ऐड करो, कि मुझे कितनी कॉस्ट लग रही है, मेरे को आवरली बेसिस पे कॉस्ट लगेगी। मूर्ति जी बोलेंगे हमारे यहाँ के लोग आपके लिए सॉफ्टवेयर बनाएंगे, 1 घंटे का कितना लेंगे, 10,000 रुपए। तो मुझे कॉस्ट देखनी पड़ेगी, वो कॉस्ट देखेंगे, मूर्ति जी यहाँ बैठ के कॉस्ट देखेंगे कि देखा जाए तो 8 घंटे में ये नॉर्मल सा सॉफ्टवेयर बन जाएगा।
इंटू 10,000 हम कर लेते हैं, 80,000 तो हमारा खर्चा ही हो जाएगा और प्रॉफिट हम 50% लेंगे कम से कम, ऐड कर देंगे प्रॉफिट। तो ऐसी जगह जहां पे क्या है, आप टेंजिबल चीजों में चीजें कैलकुलेट नहीं कर सकते, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वहां पे लगती है कॉस्ट प्लस मेथड। क्वेश्चन में भी क्या है, सेम सॉफ्टवेयर ही एग्जाम्पल, ठीक है। तो इसका अपनी मतलब, कंसल्टेंसी दे रहे हैं, हाँ जहाँ पे सी अपनी कंसल्टेंसी दे रहा है। हाँ, कंसल्टेंसी जाते हैं जहां मतलब आप टेंजिबल कुछ नहीं देख सकते, बस आपको अपने घंटों के हिसाब से करना है। अभी मेरा देखा जाए, मैं भी टेंजिबल क्या देख पा रही हूँ, हाँ, इट्स ओनली द आवर्स, आवर्स के hours। बेसिस पे कैलकुलेशन है। तो यहाँ पे क्या चल रहा है, वही चीज करनी है, आप पूरी कॉस्ट निकालो। मैम हमने बचपन में पढ़ा था, कॉस्ट का मतलब पता है क्या होता है, टोटल कॉस्ट इक्वल टू डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट कॉस्ट। ये तो हम बचपन से ही पढ़ रहे हैं, सीपीटी के जमाने से। यहाँ पे भी वही बोलेगा, पहले टोटल कॉस्ट निकाल लो, और वो दी रहेगी, निकालना कुछ नहीं है, दी रहेगी। फिर मैम यहाँ पे आपने क्या बोला, मार्कअप ऐड करना है, वही तो गड़बड़ है, डायरेक्ट नहीं देगा वो, उसमें सारे एडजस्टमेंट्स होंगे, इतना परसेंट हमने इसका प्रॉफिट दिया, इसका परसेंट हमने डिस्काउंट दिया, इसका इतना परसेंट हमने वारंटी दी, मतलब पहले सारे एडजस्टमेंट वो कहाँ करवाएगा, इस पे। और जब ये सारे एडजस्टमेंट इसके ऊपर हो जाएंगे, ऐड करके आपकी क्या आएगी, आमदनी प्लस। अब एक चीज समझो मैम, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, वापस हम रेवेन्यू पे आ गए, ये रेवेन्यू निकलेगा। जब मैं यहाँ पे थी ना रीसेल वाले में, मैं बैक कैलकुलेशन करके कॉस्ट निकाल रही थी, हाँ जी। ये कॉस्ट मेथड है। यहाँ फिर से मैं रेवेन्यू ही कैलकुलेट कर रही हूँ, रेवेन्यू बढ़ेगा तो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, पर कॉस्ट वो वाले रीसेल वाले में क्या था, कॉस्ट कम हो रही थी तब ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे, ठीक है। अब जब इतना आ ही गया है हमको, तो पहली बार में तो हम कोशिश खुद ही करेंगे, आप कितना भी बोलो नहीं नहीं मैम हम खुद करेंगे, ठीक है करो। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझो पहले, बोलो। बस हल्का सा मैम इसका छोटा सा जैसे आपने रीसेल प्राइस में बताया था ना कि ए बी को सेल करा है, फिर उसके बाद मतलब ए और बी एसोसिएट मैं है। पूरा और क्वेश्चन बता रही हूँ, क्वेश्चन पूरा। हाँ, हाँ बस हल्का सा एक बार वो बता दो बस एक बार। ये है हमारा ए लिमिटेड, ठीक है, ये भाई साहब कहाँ पे, जर्मनी में। ये हमारे इंडियन बी लिमिटेड, ये हमारी जो बी लिमिटेड है वो ए लिमिटेड में 35% के शेयर्स होल्ड करके रखती है। इससे प्रूफ हो गया कि भाई दोनों एसोसिएट एंटरप्राइज। बात खत्म। इंडिया वाले तो देखा जाए तो वहां पे सॉफ्टवेयर बना बना के बेचते हैं। वही कहानी है कि इंडिया ने क्या किया, यहाँ पे इनके लिए सॉफ्टवेयर बना के दिया है, ठीक है। तो इंडिया वाले बहुत सारे अलग अलग कस्टमर्स के लिए सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, और इन्होंने ए लिमिटेड को भी सॉफ्टवेयर बना के दिया, जिसके लिए बिलिंग कितनी की है उन्होंने, 100 मैनाज 2000 पर आवर, ये बिलिंग कर दी उन्होंने। ये तो ऑलरेडी उन्होंने बोला ये हमारा बिल है, जिसमें टोटल कॉस्ट जो बोला था कि दे के रखेंगे 1,75,000 उनकी कॉस्ट है, बता दिए कॉस्ट ये है, और बिलिंग इतने की है। क्या एक्चुअल में ये बिलिंग होनी चाहिए थी, हमारा डाउट तो यही है, क्या यही बिलिंग होनी चाहिए थी। देखते हैं, बोलते जब इन्होंने एक और कस्टमर को दिया जो इंडिया का ही है और जिससे कोई इनका रिश्ता नाता नहीं है, दैट मीन्स नॉट एन एसोसिएट एंटरप्राइज, उसकी बिलिंग 3,000 पे कर दी इन्होंने। मतलब जब हमारे वाले को दिया तो 2,000, इसको दे रहे हो 3,000। अब वही तो डाउट आया, क्या सच में ऐसा होना चाहिए था। वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्मल जीपी है तुम्हारा 50% ऑन कॉस्ट, कॉस्ट के ऊपर कितना है 50%, जनरल नॉर्मल जीपी तुम्हारा 50%, पर यहाँ डायरेक्टली यूज कर लूं क्या, नहीं। अब आगे वो दे रहे सारे के सारे डिटेल ऑफ द ट्रांजेक्शन। वो बोल रहा है ट्रांजेक्शन ऑफ ए लिमिटेड एंड C limited are comparable subject to some differences। कुछ तो डिफरेंसेस हैं, वैसे तो सब कुछ सही है, ये जो ए लिमिटेड है और सी लिमिटेड है दोनों के ट्रांजैक्शन सही चल रहे हैं, लेकिन डिफरेंस नंबर 1 यहाँ बोलता है, ये जो बी लिमिटेड है, बी लिमिटेड टेक टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्रॉम ए लिमिटेड एंड द वैल्यू ऑफ टेक्नोलॉजी सपोर्ट इज 20% ऑफ जीपी। क्या बोल रहा है वो, बी लिमिटेड टेक्नोलॉजी सपोर्ट ले रहा है जर्मनी से, तो पैसा देना पड़ेगा कि और लेगा उससे,
मुझे सॉफ्टवेयर बनाना है, सॉफ्टवेयर बनाने के लिए मैं बी लिमिटेड हूँ, इंडिया की कंपनी, मैं जर्मनी वालों से बोल रही हूँ टेक्नोलॉजी सपोर्ट दो, तो अब मुझे उसको पैसा देना पड़ेगा ना, इससे मेरा प्रॉफिट कम हो रहा है, एक्सपेंस है। चलो मैं जी उससे नहीं लेती, किसी और से लेती, तब भी तो एक्सपेंस होता है ना। अब मैं उससे लूँ तो भी वही बात है, किसी और से लूँ तो भी वही बात है। तो बोल रहे जब तुमने उससे टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लिया, वो कितना प्राइस कर रहा है तुमको, 20% ऑफ जीपी का मतलब आप बोलना चाह रहे हो 50% का 20% पहले निकालोगे और आपको जीपी कम करना पड़ेगा। हाँ समझ रहे हो, ऐसे एडजस्टमेंट आएंगे। दूसरा, ए लिमिटेड ऑर्डर्स बी लिमिटेड, बल्क, क्या मिलेगा, बल्क डिस्काउंट मिलेगा जिससे मेरा जीपी कम होगा। कितना है वो, 10%। ठीक है, फिर बोलता है टू रेंडर द सर्विस टू ए लिमिटेड। ठीक है, ए लिमिटेड को सर्विस रेंडर करने के लिए कोई रिस्क नहीं था, कोई मार्केट की कॉस्ट भी इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन जब हमने यही चीज सी लिमिटेड को दी थी ना, वहां रिस्क भी था और मार्केट की कॉस्ट भी थी। मतलब वो एक्सपेंसेस थे मेरे, जो यहाँ पे मेरे एक्सपेंसेस नहीं है। कब, जब यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं, अपने रिश्तेदार को दूँ। एक चीज बताओ, जीपी यहाँ पे मेरा ऐड होगा कि माइनस होगा? माइनस। सोचो, अच्छे से सोचो, ये थर्ड पॉइंट को अच्छे से सोचो। वो बोल रहा है ए लिमिटेड को देने में कोई रिस्क नहीं था, कोई मार्केट कॉस्ट नहीं था, ठीक है, लेकिन जब तुमने सी लिमिटेड को दिया ना, रिस्क भी था, मार्केट का कॉस्ट भी था। तो कहाँ पे ऐड करूं या माइनस करूं मैं जीपी में? माइनस ही होना चाहिए। चलो अभी के लिए मानते हैं, मैं कुछ नहीं डिक्लेयर कर रही, मान लिया कि हमने माइनस करना। सोचते हैं अभी, मतलब ये पता है क्या है, जहां दिमाग को एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रहा उसको क्या कर लेना चाहिए, स्टार मार्क, कि यही है जिसको मुझे शायद बाद में फिर से देखना, क्योंकि ये भी समझ में आया, ये भी समझ में आया, तो फोकस एरिया क्या हो गया, ये वाला सब। ठीक है, फिर दिया बी लिमिटेड ने 1 महीने का क्रेडिट दिया है ए लिमिटेड को। बी लिमिटेड ने ए लिमिटेड को 1 महीने का क्रेडिट दिया, मतलब इंटरेस्ट की इनकम आएगी, इनकम आएगी, है ना। तो फायदा हमको मेरा। 3% ऑफ जीपी, 1 महीने का क्रेडिट 3% ऑफ जीपी, तो मेरा जीपी 50 है, 50 का 3%। ठीक है, अब ऐसा कोई क्रेडिट सी लिमिटेड को नहीं दिया, पहले तुम अपना दिमाग लगाओ क्या कर सकते हो, समझो एग्जाम में ये, और ये क्वेश्चन एग्जाम का ही है। ठीक है, फिर हम कोशिश करेंगे कि खुद सॉल्व करें। इसके लिए मैं देती हूँ पूरे 5 मिनट्स, पहले जो करना है तुम्हारे हिसाब से कर लो। मैम मुझे तो बार बार एक बात, यही इसमें बस यही कंफ्यूजन हो रही है बार बार कि अ, जब ये बी लिमिटेड ए लिमिटेड को सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं तो 2000 एट द रेट, मतलब 2000 पर आवर चार्ज करा है, और जब बाहर वाली को बना के दे रहा है तो उसे 3000 चार्ज क्यों करा होता है। है पता है, ये क्यों होता है, समझो, बी लिमिटेड अपनी इनकम उधर क्यों कम करवा रहा होगा, हाँ क्योंकि ए इंडियन टैक्स ज्यादा लगता है। हाँ, तो इंडिया का तो मैम फिर अच्छा इसमें तो इंडिया के लिए तो कॉस्ट ही है ना जी। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, ठीक है ठीक है। पूरा क्वेश्चन दिख रहा है ना तुम लोग को? हाँ दिख रहा है।
1 minute तक। डन। और टाइम चाहिए? Just 1 minute, ma'am. इसमें भी अपने को इन शॉर्ट एडजस्टेड जीपी ही निकालना है ना, उससे हाँ, एडजस्टमेंट पहले होगी। एडजस्टेड जीपी, फिर वही कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ओके। ये इसमें जो मैम ये दिया हुआ है क्रेडिट, ये जो 1 मंथ क्रेडिट दिया हुआ है 3% ऑफ जीपी, ये तो पर एनम होगा ना? अभी तुम वही चीज नोटिस करो, आगे उसमें क्या लिखा है। जीपी का 3% बोला है, तो ग्रॉस प्रॉफिट तो ओवरऑल ही निकलता है ना वैसे भी। उसने क्या बोला है, 1 महीने का मैं 3% चार्ज कर रहा हूँ और 3% जीपी का, तो जीपी में तुम क्यों 3 मंथ्स के हिसाब से निकालोगे? ओके। चलें बढ़े आगे क्वेश्चन Okay. सॉल्यूशन पे। अब देखो, सबसे पहले तो मुझे क्या लेना था, वो प्राइस जिसपे मेरा कोई कंट्रोल नहीं। ठीक है, ये रहा वो 3000 रुपए का प्राइस। अब मैम इसी में तो सारी गड़बड़ है, इस पे बहुत सारे एडजस्टमेंट देके रखे। टेक्नोलॉजी सपोर्ट क्या तुम्हें समझ में आया कि तुम्हें क्यों माइनस करना था? Yes, ma'am. एक्सपेंसिव। मैम ये तो हमको आप बोल भी दो तो भी समझ में आएगा, डिस्काउंट है माइनस ही होगा। ये क्या है, रिस्क फैक्टर। जैसा कि तुमने कहा था माइनस होना चाहिए क्योंकि ये एक्सपेंस है, तो यस ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। मैम ये क्या, ये तो इनकम है, क्योंकि मैं किसी को क्रेडिट दे रही हूँ, क्रेडिट बेसिस पे मुझे क्या मिलेगी, इनकम मिलेगी, तो ये इनकम मेरी ऐड हो गई। तो एक्चुअल में मेरा एडजस्टेड जीपी कितना हुआ, 31.4। कितना। अब करूँ कॉस्ट प्लस एडजस्टेड, कॉस्ट है, कॉस्ट में अगर मैं प्लस करूंगी 31.50 कितना आता है, ये होता है। पर तुमने तो बिलिंग करी सिर्फ 2 लाख रुपीस की, तुम्हारी बिलिंग इतने की होनी चाहिए थी, तुमने तो बिलिंग सिर्फ 2 लाख की। अब हुआ ना कि ये आर्म लेंथ प्राइस नहीं है, इतने से अपनी इनकम इंक्रीज करो। अंडरस्टूड? को रिस्क फैक्टर और लास्ट वाला और मम्मी लास्ट की 2 एडजस्टमेंट और बता दो एक बार प्लीज। देखो ये तो मेरी इनकम हो गई सब। मैं तुमको क्या बोल रही हूँ कि एक काम करो, 1 महीने का क्रेडिट ले लो, उधार ले लो मुझे, लेकिन 3% इंटरेस्ट देना।
तो मेरे लिए क्या है, वो इनकम है। हाँ फिर सिंपल। ठीक है? और इन जनरल भी मेरा ये क्या होता है, रिस्क फैक्टर होता है। कौन सा? जब भी मैं कहीं पे बेचती हूँ तो जनरली मेरा जीपी प्रॉफिट जो है ना, सिर्फ मेरे को रिलेटेड पार्टी को मैं बेच रही हूँ तब ये नहीं है, पर मुझे तो नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए ना। तो नॉर्मली तो मेरा ये रिस्क होता है और हर एक पार्टी के लिए होता है, तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए ना मुझे, तो नॉर्मल प्रॉफिट में तो ये माइनस होगा ना। नहीं मैम उसे ऐसा करके नहीं देखी कि मतलब अगर क्या कहते हैं। इसमें कप मेथड मत अप्लाई करो और तुम समझो वो क्या बोल रहा है। समझो, सिर्फ तुम मेरे रिश्तेदार हो, तुमसे रिस्क नहीं मुझे। दुनिया जहान में मैं किसी को भी सेल करती हूँ तब तो रिस्क है। अच्छा ठीक है। एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए ना उसको। तो नॉर्मली तो ये रिस्क हर जगह है, सिर्फ रिश्तेदार को देने में तुमको रिस्क नहीं आ रहा, तो नॉर्मल के लिए तो तुम्हें माइनस करना पड़ेगा ना फिर। अच्छा ओके, मुझे तो मतलब जेन्युइन निकलना है नॉर्मल सबके लिए। ठीक है, यहाँ पे बोला ना ग्रॉस प्रॉफिट, नॉर्मल ग्रॉस प्रॉफिट जो नॉर्मल हो, स्पेशल ठीक है। केसेस कंसिडर नहीं है। ओके ठीक ठीक है है, कप समझ गया। मेथड तो हमेशा एक 1-to-1 कंपैरिजन कर रहा है ना, हाँ जी हाँ जी। एक दूसरे को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ तो जनरल पूरा चल रहा है। अच्छा ओके ठीक ठीक है, है। अब इतनी टफ जो है ना मेथड है कि तुम भी सोचोगे कि क्या ही दिया है। सबसे टफ ये है ट्रांजिशनल नेट मार्जिन मेथड। तुम करना है इन सिमिलर सर्कमस्टेंस में आपका इंडस्ट्री कितना परसेंटेज लेता है, आपको बोलूंगी। क्या ये मैम प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट है? एक कैटेगरी है प्रैक्टिकली, पर हमारी बुक के लिए ये क्या है, C प्लस 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 प्लस। समझे? क्योंकि ऐसी चीजें इंस्टीट्यूट एमसीक्यू में बाय चांस दे सकता है, अदरवाइज कभी नहीं। तो ट्रांजिशनल नेट मार्जिन मेथड का मतलब सिमिलर सर्कमस्टेंस में आपका इंडस्ट्री क्या प्रॉफिट लेता है वो लेना, बस। अब सबसे पहले ट्रांजिशनल मेथड ही है क्या ये, या अलग फिफ्थ है? कुछ भी नहीं है, बस ऐसा बोला है कि जनरल यही सेम सर्कमस्टेंस होते हो, तुमको नहीं पता चल रहा कि तुम्हारा जीपी मार्जिन क्या है। मैंने बताया था ना, ये नहीं होगा तो तुमको क्या देख के रखेंगे, इंडस्ट्री का मार्जिन देते। तो वही ओके। तुम क्वेश्चन नहीं मिलेगा, तुमको मेथड नहीं हो गई है, क्वेश्चन के अंदर ही तुमको देख के रख देंगे। ऐसे ही जनरल उसमें क्या हो सकता है वो तुमको उठा के दे दिया। अब क्या करना है, अभी तक हमने कहाँ से किया मैम, स्टार्ट किया था 92A से, दैट वाज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। कहाँ तक पहुंच गए, सारी मेथड्स हो गई, अब एक ही मेथड बची है, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। उससे पहले 2 से 3 मिनट का रिकॉल खुद से करो स्क्रिबल करते हुए, फिर ये लास्ट मेथड कर लेंगे, सिर्फ 2 से 3 मिनट, डू इट।
हो गया? यस मैम। याद रहा? हाँ, चलो बढ़िया। अब लास्ट इतनी इजी है, एक्चुअल में इजी मेथड है। इसमें मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं पे किसी कंट्री में टैक्सेस बहुत कम है, इंडिया में टैक्स बहुत ज्यादा है। बेस पे जा रहे हैं वापस, वहां पे टैक्सेस बहुत कम है, टैक्स हेवन जिसको बोलते हैं, और यहाँ पे टैक्सेस बहुत ज्यादा है। तो मैं क्या चाहूंगी, जहां पे टैक्सेस बहुत कम है इनकम वहां बढ़ा देंगे, इंडिया में एक्सपेंसेस बढ़ा देंगे। तो वो यही बोलते हैं कि प्रॉफिट स्प्लिट ऐसे नहीं कर सकते तुम कि तुम्हारी मर्जी हुई तो एक जगह बहुत प्रॉफिट दे दिया, एक जगह जरा सा प्रॉफिट दे दिया और खुश हो रहे हो। नहीं, वो बोलते हैं कि हम अप्रोप्रिएट रेशियो बताएंगे तुमको कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होना चाहिए प्रॉफिट का, उसके अकॉर्डिंग तुम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करो, हमको दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि तुम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन अपने फायदे के अकॉर्डिंग करो। यू विल थिंक ऑफ योर बेनिफिट, और तुम्हारे बेनिफिट के अकॉर्डिंग अगर तुम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो तो तुम यही करोगे कि टैक्स हेवन में प्रॉफिट ज्यादा, और जहां पे टैक्सेस ज्यादा है वहां पे कॉस्ट तुम क्या करोगे, इंक्रीज करने की कोशिश करोगे, एक्सपेंस इंक्रीज करने की कोशिश करोगे। तो इसलिए उन्होंने बोला प्रॉफिट स्प्लिट मेथड। अब तुम मुझे एक चीज बताओ, प्रॉफिट स्प्लिट मेथड है ये, क्या यहाँ पे सेल्स की बात हो रही है, यहाँ पे परचेस की बात हो रही है? नहीं, ये एक है प्रॉफिट, कुछ भी ट्रांजेक्शन हो चुका है और पूरा ओवरऑल एक ईयर का प्रॉफिट है। यहाँ वन ऑन वन कंपेरिजन नहीं चल रहा, यहाँ पे वन ऑन वन कंपैरिजन चल ही नहीं रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉफिट कैलकुलेटेड है और तुमको उसको ढंग से स्प्लिट करना है। अब स्प्लिट कैसे करें, अब उस चीज को समझते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन क्या बोलता है, एक स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा मैम। एक मिनट। तो आप डायरेक्ट टाइपेड से क्यों नहीं कर रहे शेयर? ठीक है, चलो अभी ठीक है। अब देखो सिंपल सी बात है, उसने बोला प्रॉफिट स्प्लिट करना चाहते हो करो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट प्रॉफिट स्प्लिट होना चाहिए जैसा हम तुमको रेशियो बताएंगे उस रेशियो के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया प्रॉफिट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तुम चाहते हो कि प्रॉफिट वहां डिस्ट्रीब्यूट करो जहां पे टैक्सेस कम हो, नहीं चलेगा। वो बोलता है हम बताते हैं तुमको क्या रेलिवेंट होगा जिसके बेसिस पे तुम क्या करोगे, प्रोपोर्शनेटली कंट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूट करो, हम बताएंगे। अब समझो ये क्वेश्चन एज इट इज क्वेश्चन तुम्हारे पास मिलेगा तुमको। अब ये क्वेश्चन क्या बोलता है, ये एक टेक लिमिटेड है, ठीक है। टेक लिमिटेड ने क्या किया, इसके 3 एसोसिएट है, एक्स वाई जेड, ये 3 इसके एसोसिएट है, इनका काम है सॉफ्टवेयर बनाने का, ठीक है। तो टेक लिमिटेड का सॉफ्टवेयर बनाने का काम है, एसोसिएट इसकी एक्स है, वाई है, जेड है। 5 लाख 3 लाख 2 लाख का कैपिटल कंट्रीब्यूशन देके रहा, ठीक है। तो 5 लाख लगाती है एक्स लिमिटेड, वाई का है 3 लाख, जेड का कितना है 2 लाख। यहाँ बोलते हैं ओवरऑल जो रेलिवेंट कॉस्ट है, ये ना सेल्स प्राइस, सेल्स रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन दिया है।
ये क्या है, रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन। बोलता है ये जो टेक लिमिटेड है ना, इसने इसका 5 लाख हो गया रेवेन्यू, इसका 3 लाख हो गया, इसका 2 लाख हो गया, तो ओवरऑल मिला के 10 लाख रेवेन्यू हो गया जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसको 5 दे दिया, इसको 3 दे दिया, इसको 2 दिया। लेकिन इस सॉफ्टवेयर को बनाने में मुझे लगा कितना, 8 लाख रुपीस। तो आप ये बोल रहे हो सेल्स प्राइस इतना है, कॉस्ट इतना है, तो मैम प्रॉफिट कितना होता है, 2 लाख रुपीस तो प्रॉफिट होता है आपका। तो बोलते प्रॉफिट आपने डिस्ट्रीब्यूट करा, तो बोलता है कि प्रॉफिट मैंने जेड लिमिटेड को जब डिस्ट्रीब्यूट किया ना, 1,80,000 कर चुके, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और सिर्फ एक ही एसोसिएट एंटरप्राइज के बारे में बताया कि इसको हमने 1,80,000 का प्रॉफिट दिया हुआ है। मुझे ये चेक करना है कि एक्चुअल में 1,80,000 जाना भी चाहिए था उसको। तो बोलते हैं रेलिवेंट कंट्रीब्यूशन ये है, होना ऐसे डिस्ट्रीब्यूट चाहिए था। अब चेक करती हूँ मैं 2 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करके 40-20-40 के रेशियो में, बताओ जेड को कितना जाना चाहिए था उसके हिसाब से। 80,000। 80। ठीक है, वो बोलता है जेड ने कॉस्ट इनकर्ड किया था 1,80,000, उसका आमलन प्राइस कितना होना चाहिए। तो मैंने बोला देखो प्रॉफिट तो है भाई तुम्हारा 2 लाख रुपीज, ठीक है, मुझे डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे करना चाहिए था, तो ये एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए था। तो वो यही पूछ रहा था कि बस ये बताओ कि मेरा आमलन प्राइस कितना होना चाहिए था। तुम बोल रहे हो 1,80,000 उसने प्रॉफिट इनकर किया, उसको दे दो प्रॉफिट 80,000 का, तो उसका आमलन प्राइस कितना होना चाहिए था, 2,60,000। ये होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो गड़बड़ है। तो यहाँ पे देखें क्या सच में 2,60,000 गए उसको, नहीं, यहाँ तो तुमने रेवेन्यू उसका कितना दिखा के रखा है, 2 लाख रुपीस, गलत दिखा है ना। तुमने बोला रेवेन्यू उसका 2 लाख है, हमने देखा कि उसने कॉस्ट इनकर किया 1,80,000, प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट होता तो उसके हिस्से में आता कितना, 80,000, 2,60,000 दिखना चाहिए था रेवेन्यू, तुम दिखा रहे हो 2 लाख, गलत है। इसका मतलब तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, है। तो ये अपनी क्या है, पांचों मेथड रिलेटेड टू कैलकुलेशन ऑफ आमलन प्राइस और ए कैटेगरी। तुम अगर इसमें सबसे शुरू में जाओगे, ये तो मैंने ऑलरेडी ना सेक्शन वाइज भी करके रखा है कि ए कैटेगरी वाले कौन से सेक्शंस होते हैं। तो ये जो सेक्शन है ना, ये वर्ड टू वर्ड तुम्हें पता होना चाहिए, और ये प्रैक्टिकल केस स्टडी के लिए ये सारे ए कैटेगरी करना ही है, मतलब इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इसके कीवर्ड्स भी लर्न हो। बी कैटेगरी ऐसे समझ के होगा चलेगा, और सी कैटेगरी में सिर्फ लिमिट्स वगैरह याद करनी होती है, लिमिट कहाँ है, डेज कहाँ है, वैसी चीज। और ये लिखा है मैंने कि ए कैटेगरी में क्या फोकस करना है, और बी कैटेगरी में क्या करना है, और सी कैटेगरी में क्या फोकस करना है, ठीक है। एंड बस यही रीजन है कि ये बुक इसलिए मेरी अभी नहीं, तुम समझ रहे एक चैप्टर में सब कुछ डालने में ना बहुत टाइम लगेगा, मेरी परमिट नहीं कर रही, ठीक है। चलो होपफुली नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं सही रही तो मैं ये पूरी कंप्लीट कर लूंगी, ठीक है। पर तुम लोग तब तक क्लियर हो जाना। बस एक डाउट था मैम, छोटा सा, प्लीज इफ यू डोंट माइंड, छोटा सा डाउट था। अदर देन स्टडीज है, मतलब अभी क्लास के अलावा बुक्स वगैरह से रिलेटेड एक छोटा सा डाउट था बस। हाँ तो 1 मिनट में, अभी के लिए हमारी क्लास का इतना डन हुआ, ठीक है। अब कल हम लोग पहले रिवाइज करेंगे और फिर आगे की चीजें कंटिन्यू। ओके।